दूरभाष पर श्रोताओं आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल A.K. शुक्ला। हम आपको बता दें कि आप कमांडेंट रहे हैं SSB सेंटर भोपाल के और आप निरंतर हमारे युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं कि वो सेना में कमीशन ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करें। एक अच्छा कैरियर है, चुनौतीपूर्ण है लेकिन बहुत ही रोमांचक कैरियर है जिसमें आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं और तमाम सुविधाओं का लाभ लेते हुए देश की सेवा में अग्रसर हो सकते हैं। मेजर जनरल A.K. शुक्ला साहब, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भारती जी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस प्रोग्राम में जुड़ा हूँ और थोड़ा बहुत मैं अपने युवकों को थोड़ी सलाह और एडवाइस दे पाऊँ, यही मेरी कोशिश रहेगी। शुक्ला साहब, हमारे युवा साथी जानना चाहेंगे कि क्यों SSB में सफलता मिलना कठिन होता है। वो क्या चीजें हैं जो एक्सपेक्ट की जाती है युवा में, SSB में असफलता का दर ज्यादा क्यों है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि SSB का सफलता का दर जो है वो करीब 4 और 5% के बीच में ही है और ये वाकई में बहुत लो है। इसकी मेन वजह ये है कि जो कैंडिडेट वहां पर आते हैं उनके अंदर थोड़ा सा SSB को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। उनके अंदर क्या SSB होती है इसके बारे में थोड़े से शक रहता है। उसके अलावा उनकी तैयारी भी थोड़ी कम होती है और वो ये समझते हैं कि ये एक नॉर्मल एग्जाम की तरह है और अगर मैं इसमें थोड़े दिन पढ़ के चले जाऊंगा तो शायद मैं पास हो जाऊंगा। तो ये एक पर्सनालिटी बेस्ड इंटरव्यू है और इसमें हम ज्यादा एम्फेसिस ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पे देते हैं और पर्सनालिटी पे देते हैं, ना कि उसकी पढ़ाई की तरफ। तो ये एक मोटा फर्क है जो कि कैंडिडेट्स को नहीं पता होता है। इसके कारण लो रहता है रिजल्ट SSB में। कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा ग्रुप के ग्रुप वॉश आउट हो जाता है और बड़ी निराशा होती है युवाओं में। तो ऐसे युवा जो असफल होते हैं उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि वो निराश ना हो और निरंतर तैयारी करते रहें? मेरा ये कहना है कि ये कई बार ऐसा जो आपने कहा होता है, ग्रुप का ग्रुप वॉश आउट हो जाता है और काफी निराशा होती है। मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि निराश होने की कोई बात नहीं है। देखिए, जब आप एक फेलियर आता है तो फेलियर एक आपका अपॉर्चुनिटी है कि आप उससे सीखें और मेहनत करें और जाएं। लेकिन मेहनत करने का जो तरीका है वो मैं बताना चाहता हूँ कि कोई शॉर्टकट या इसके लिए आपको कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं मिलेगा कि आज मैं ये सीख लूं और चले जाऊं। आपको थोड़ा लंबे समय तक अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करने की जरूरत है और आपको समझना चाहिए कि SSB में जाने से पहले आपको SSB के बारे में जानकारी जो लोग देते हैं उसको बड़े ध्यान से आपने सुनना है। बहुत सारे आजकल कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं और काफी लोग अपनी एडवाइस देते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को चेतावनी देना चाहूंगा कि ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं और लोग जो चेतावनी जो आपको बताते हैं, हो सकता है वो सही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इसमें आपकी पर्सनालिटी चेक होती है और जो पर्सनालिटी है वो आपको सिखाई नहीं जा सकती, मतलब 15 दिन के अंदर, या आपको रेडीमेड कोई चीजें नहीं बता सकते। आपको खुद अपनी सोच और अपने दिमाग को बड़ा करना है, अपनी सोच को बड़ा करना है, पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है और इसके ऊपर आप निरंतर काम करते रहिए। यही एक गुरु मंत्र मैं आपको दे सकता हूँ और क्या क्या चीजों पे करना है मैं आगे चल के आपके बताऊंगा। तो हमारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं कि वो कौन से गुण हैं जिन पर कार्य करने की जरूरत है। कुछ तो जन्मजात गुण हैं और कुछ को हम सीख सकते हैं। जी, मैं ये बताऊंगा कि सबसे पहले आप SSB से घबराएं नहीं। इसमें अगर आप घबरा के आएंगे या आपके ऊपर किसी भी तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव अगर आपने रखा तो आप अपना परफॉर्मेंस वहां पर नहीं दे पाएंगे। आप ये मान के चलिए कि आप जिंदगी के कुछ 5 दिन बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करने के लिए जा रहे हैं। अपनी तरफ से आप सबसे अच्छा करें और जो भी होता है वो SSB के SSS पे छोड़ दें। एक तो ये बताना चाहता हूँ, इससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। दूसरी चीज ये है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दीजिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या गुरु मंत्र है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने नॉलेज को बढ़ाइए। आपको अपना नॉलेज किताबों से, लोगों को देखकर, लोगों को मिलकर, बाकी कल्चर्स के बारे में जानकारी लेकर, आप न्यूज रीडर्स को सुनकर, आप टीवी प्रोग्राम देखकर, आप YouTube पे प्रोग्राम देखकर अपने नॉलेज को जरूर बढ़ाइए। जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा उतने आपकी सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी और वहां पर सोचना ही सबसे जरूरी है। दूसरी बात, आप इंटरपर्सनल स्किल का मतलब है कि ग्रुप के अंदर
आप बाकी लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं और उनके साथ मिलकर क्या आप दिए हुए कार्य को पूरा कर पाते हैं कि नहीं। अब देखा यह जाता है कि बहुत सारे कैंडिडेट में ये खामी पाई जाती है कि वो दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। और आजकल का कुछ एटमॉस्फेयर ही ऐसा हो गया है कि बच्चे ज्यादातर किताबों में अपने कंप्यूटर पे रहते हैं, बाहर खेलने कम जाते हैं। इसलिए इंटरपर्सनल स्किल, दूसरे व्यक्ति को समझना और उसकी तरफ एक एम्पैथी और कंपैशन रखना निहायत ही जरूरी। तो ये एक दूसरा बहुत जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तीसरा, कम्युनिकेशन स्किल, आपको बात करने का तरीका, अपने विचार बिल्कुल साफ तरीके से, बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर आप दूसरे को बता सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा गुण है और इसमें बहुत खामी देखी गई है कैंडिडेट्स में। ये इसको दूर करना आपने करना ही है। और चौथा, एक सबसे जरूरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो है फिजिकल डेवलपमेंट, आपका फिजिकल फिटनेस। कई कैंडिडेट आते हैं वो ओवरवेट होते हैं और वो जीटीओ टास्क नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने फिजिकल एक्सरसाइज की नहीं होती। आपको ये जरूर ज्ञान होना चाहिए कि फिजिकल जो फिटनेस है वो आपके दिमाग को भी अच्छा करती है, मजबूत करती है। आपको एक उसके अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जब आप फिजिकल फिटनेस करते हैं, जो कि एक खुशी देता है और आपकी थिंकिंग को बढ़ाता है। तो फिजिकल फिटनेस को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर करें और इसके ऊपर ज्यादा जोर दें, तब आपको एसएसबी में जरूर सफलता मिलेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ। शुक्ला साहब, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई व्यक्तित्व निर्माण के लिए कि हमारा जो इंटरपर्सनल स्किल है, जिसे हम अंतर व्यक्तिक कौशल कहते हैं, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें हमारे श्रोताओं को। देखिए, बाकी जितने भी जॉब्स हैं, जितने भी बाकी आपके कार्य हैं, ज्यादातर आप एज अ इंडिविजुअल काम करते हैं। मान लीजिए आप कंप्यूटर आईटी में हैं तो आप अपने टेबल पे बैठ के अपने सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अगर आप मान लीजिए आईएएस ऑफिसर भी हैं तो आप एक अपने ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं। आप बैंक में हैं तो अपने काउंटर को चला सकते हैं। लेकिन डिफेंस सर्विसेज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप अकेले सफलता नहीं पा सकते, आपकी टीम की सफलता जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि आप एक ऐसे लीडर हैं जिसने अपने जवानों को प्रोत्साहित करते हुए ले जाना है, और वो भी ऐसी जगह में जब उनको पता है कि शायद उस ऑपरेशन से वो जिंदा वापस भी ना आए। तो ये क्षमता अगर आपके अंदर होनी चाहिए एक लीडरशिप की, तो उस क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी ये है कि आप एक ग्रुप के अंदर जब जाते हैं तो ग्रुप के ऊपर आप क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्या आप अपने पर्सनालिटी से, क्या आपके बोलने के तरीके से, क्या आपके चरित्र से, क्या आपके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस से आप ग्रुप को आप क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि नहीं। और दूसरी बात, क्या ग्रुप को आप इकट्ठा लेके चल सकते हैं, क्योंकि देखिए हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है, आपकी पांचों इंद्रियां एक बराबर नहीं है। तो सब इंसान का सोचने का तरीका और मोटिवेशन लेवल अलग होता है। लेकिन एज अ डिफेंस लीडर ऑफिसर यू हैव टू मोटिवेट देम, आपको उनको करना ही पड़ेगा। इसलिए ग्रुप डायनामिक्स बहुत जरूरी है और इसके लिए इंटरपर्सनल स्किल्स होना बहुत जरूरी है। एक इंसान को समझना, उसकी परिस्थिति को समझना, उसके जगह पर बैठकर सोचना कि वो किस तरह से सोच रहा है, ताकि उसको मोटिवेट कर पाएं, उससे काम करवा पाएं और उसको प्रोत्साहित कर पाएं, ये एक निहायत ही जरूरी स्किल है। और इसमें सुनने की क्षमता, दूसरे की बात को सुनने की क्षमता, उसको एनालाइज करने की क्षमता और उसको अपने सुझाव में ढापने की और उसको साथ में लेके जाने की क्षमता निहायत जरूरी है। शुक्ला साहब, बहुत ही विस्तार से आपने बताया और हमारे श्रोता इस बात को समझ रहे होंगे जो सेना ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए कमीशन ऑफिसर। हम जानना चाहेंगे कि इसमें जो लेक्चरेट होता है, एक भाषण भी होता है, ये कला भी बहुत कुछ मांगती है। क्या ध्यान में रखें मुख्य बातें? ये जो एक लेक्चरेट वहाँ पे आपके जीटीओ टेस्ट में होता है, आपको 3 या 4 टॉपिक दिए जाते हैं, उसमें से आप चुन सकते हैं कि आप किस विषय पे एक लेक्चरेट देना चाहेंगे। और ये लेक्चरेट आपको 3 मिनट की तैयारी के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद ये लेक्चरेट होता है, आपको 3 मिनट के लिए बोलना है। अब सबसे जरूरी ये है कि आप वो जो 3 मिनट आपको तैयारी के मिले हैं, आप अपने विचार को एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ले आए, एक सीक्वेंस में ले आए, ताकि आप अपने विचार रख सकें। जब आप बोलते हैं तो आपके विचारों की क्लैरिटी, आपके बोलने का तरीका, जिसको कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, वो और जो कंटेंट है, मतलब विषय जो आप बोल रहे हैं, उसके अंदर क्या आपने सही चीजें बोली हैं कि नहीं। कंटेंट अगर ठीक नहीं रहा तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप कितना भी बोलते रहिए, लेकिन कंटेंट होना चाहिए, मतलब विषय में जान होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि आपको इस विषय के बारे में काफी जानकारी है और इसके अंदर आपको अपना ओपिनियन भी, राय भी देनी है, या आपको बताना है कि इसमें भारत को क्या करना चाहिए या इससे भारत को क्या फायदा होगा। अगर एंड में आप ये कंक्लूजन में ले आए
तो उससे पता चलता है कि आपका विषय के ऊपर काफी ज्यादा मजबूती है और आप एक ग्रुप को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो ये है लेक्चरेट का मूल तौर पे जो मैं बताना चाहता हूँ। हाँ शुक्ला साहब, लेकिन इसमें भाषा की क्या अहमियत है? हम किस भाषा का प्रयोग करें? मुझे पता है कि काफी जो कैंडिडेट आते हैं वो इंग्लिश मीडियम से नहीं आते, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इंग्लिश हमारे डिफेंस फोर्सेस में लैंग्वेज है और ये रहेगी काफी टाइम तक। तो इसलिए इंग्लिश सीखना, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, ये सीखना जरूरी हो जाएगा जो भी कैंडिडेट वहाँ पर आता है। और इसमें मुश्किल नहीं है। हम नहीं चाहते कि बहुत गूढ़ इंग्लिश आए। जहाँ तक वो एक सिंपल इंग्लिश में बात कर सके वो हमारे लिए ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा लीवे भी देते हैं, हम थोड़ा सा रियायत भी देते हैं और हम कहते हैं कि यदि आप इंग्लिश में बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है तो आप हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप फिर से कंफर्टेबल हो जाते हैं तो फिर से इंग्लिश में आप स्विच कर जाइए। तो इसलिए कैंडिडेट को घबराना नहीं है। अगर उसे कोई शब्द नहीं आ रहा इंग्लिश का तो वो हिंदी में भी बात कर सकता है। सबसे अहमियत वाली बात यह है कि अपने विचार को वो अच्छे तरीके से, साफ तरीके से दूसरे को बता सके, ये सबसे जरूरी है। लैंग्वेज इतना जरूरी, मैं ये कहूँगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से और अच्छे तरीके से, स्पष्ट रूप से यदि हम समझा पाएं और अंत में जैसे आपने बताया कि उसमें कंक्लूजन भी यदि हो और उसमें भारत की भूमिका या भारत के लिए किस तरह से उपयोगी हो सकता है जो विचार आप रख रहे हैं वो ज्यादा मायने रखता है। भाषा की इतनी अहमियत नहीं है। अंत में शुक्ला साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो पर्सनल इंटरव्यू होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और ऐसा कहा जाता है कि उसमें हम सच ही बोलें क्योंकि झूठ पकड़ा जाता है। ये कितना सही है, हमारे श्रोताओं को बताएं। मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले ये डर जो भी कैंडिडेट के मन में है पर्सनल इंटरव्यू को लेकर, ये बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। पर्सनल इंटरव्यू एक बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में होती है, मतलब इतना कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर होता है कि कैंडिडेट को पता ही नहीं चलता कि उसकी इंटरव्यू हो। पहली बात। दूसरा जो आपने कहा वो बिल्कुल सही बात है। एक पर्सनालिटी को मैं चेक कर रहा हूँ, एक कैंडिडेट की पर्सनालिटी को चेक कर रहा हूँ, तो उसमें झूठ बोलने की या कोई भी चीज सच को छुपाने की अगर कोशिश की जाएगी तो वो बिल्कुल भी वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको नहीं मानेंगे और उसके कारण कैंडिडेट का रिजेक्शन हो सकता है। मेरा सुझाव और मेरा सबसे आग्रह ये है कि बिल्कुल सच बात बोलें, क्योंकि उसको पता होता है। वो थोड़े समय में आईओ बहुत जल्दी पकड़ लेता है कि कहाँ पर आपने झूठ बोला है या कहाँ पे आपकी खामी है, तो उसको पता चल जाता है। वो ट्रेन्ड है, वो एक्सपीरियंस है, वो अपनी बातचीत के तरीके से पता लगा लेता है कि आपके मन में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है और बहुत जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है आप जैसे हैं वैसे बताएं और आराम से एकदम कॉन्फिडेंट होकर आप बात करें। घबराने की कोई बात ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप नहीं रिकमेंड होंगे, लेकिन अगर आप घबरा गए तो आपके अंदर जो क्षमता है वो भी पूरी बाहर नहीं आ पाएगी। तो बिल्कुल सच बात बतानी है, कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं। शुक्ला साहब, इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए और आकाशवाणी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।